माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तीखी मौखिक प्रतिक्रिया ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। यह हम सभी पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। टीवी चैनल्स पर जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वह अपने बड़े भाई का कुर्ता व छोटे भाई का पजामा पहनकर चैनल पर आ जाते हैं। वही जिनको सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, वह बड़े बड़े साधु संत बनकर टीवी डिबेट्स में आ जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से बहस का मुद्दा हिंदू और मुसलमान जोड़ दिया जाता है। एंकर और उसमें भाग लेने वाले धर्मों के ढोंगी मिलकर एक लिखित स्क्रिप्ट पर चैनल के सामने नाटक कर समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की घटना की वजह के लिए अप्रत्यक्ष रूप से नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया। हम कानून के पचड़े में नहीं फंसना चाहते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जबकि उन्होंने अपने आदेश में जो कहा वह लिखा नहीं। टीवी हम सभी देखते हैं और टीवी पर आने वाले सभी समाचारों को भी हम देखते हैं। देश और दुनिया की खबरें हम टीवी से ही प्राप्त होती हैं और हम उन्हें ही सच मान लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि इतना बड़ा न्यूज चैनल यह सब दिखा रहा है, तो हमारे मन मस्तिष्क में यही ख्याल आता है कि यह झूठ नहीं हो सकता, वह खबर गलत नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से, या यह कह लीजिए मोदी सरकार के आने के बाद, प्रेस की आजादी किसी ने छीन ली है। यह बताने की जरूरत नहीं कि किसने छीन ली है, आप सभी जानते हैं। प्रेस पर दिखाई जाने वाली हर एक न्यूज प्रायोजित होती है, जैसे कि किससे क्या बात करनी है, किससे क्या सवाल पूछना है, किस तरह के जवाब देने वालों को कितना समय देना है, मन मुताबिक जवाब देने वालों को कितना समय देना है, अगर कोई प्रेस या सरकार की आलोचना कर रहा है तो उसे क्या कहना है, सरकार के विरुद्ध बोलने वालों की आवाज को कम करके डिबेट से उनकी आवाज दबा दी जाती है, और कैसे निष्पक्ष और निडर पत्रकारों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ रही है तथा उनको मरने या उन पर गलत तरीके से कुछ केस लगाकर जेलों में डाल दिया जा रहा है। मेरे आज का विषय भी यही है, देश में प्रेस की स्वतंत्रता। दरअसल हम यह सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, न्यूज चैनल्स में जितना भी पैसा लगा हुआ है वह बड़े बड़े पूंजीपतियों का लगा हुआ है। और यह पूंजीपति कौन है? यह पूंजीपति हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। इसलिए न्यूज चैनल भी एक तरफा आम जनता का ध्यान भटकाते ही हैं। धार्मिक विद्वेष फैलाने में सक्षम मीडिया के एक वर्ग की ताकत की चर्चा अगर की जाए तो 8 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान की कांग्रेस सरकार की पुलिस एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर को आंखों देखा और कानों सुना आरोप के बावजूद भी राज्य की सीमा से लगी दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तार कर पाने में अपने आप को पूरी तरह असमर्थ साबित कर देती है। दूसरी ओर एक अन्य घटना में एक भाजपा शासित राज्य की पुलिस हजारों किलोमीटर दूर जाकर दूसरे भाजपा शासित प्रदेश से किसी ऐसे आरोप में जिसे अदालत द्वारा बाद में अयोग्य ठहरा दिया जाता है, एक प्रमुख नेता को पकड़कर ले जाने में सफल हो जाती है। एंकर अंतरिम राहत पाने में सफल हो जाता है, पर सरकार उसके खिलाफ ऊपर की कोर्ट में अपील नहीं करती है। सरकारों को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि नफरत फैलाने के आरोप में भी कार्रवाई किस मीडिया कंपनी और राजनीतिक दल का संरक्षण पा रहे किस कर्मचारी के खिलाफ की जानी है। अपवादों को छोड़ दें तो मीडिया और सत्ता के बीच रिश्ते को लेकर जिस तरह की राजनीति आजकल चल रही है, उसमें कोई एक टीवी चैनल या मीडिया संस्थान अकेला नहीं है। जब भी कोई जहांगीरपुरी या अलवर होता है, नफरत फैलाकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का अभियान पहले मीडिया के एक वर्ग के द्वारा ही किया जाता है और फिर बाकी सबके बीच टीआरपी बटोरने की होड़ सी मच जाती है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर के इस्तेमाल से कथित अवैध निर्माण को हटाने की जो कार्रवाई हुई, वह अलवर में एक प्राचीन मंदिर को स्थानीय स्वास्थ्य संस्था की कथित सहमति से गिराए जाने की घटना के बाद हुई थी।
दोनों के बीच कोई समानता नहीं थी, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था, पर एंकर द्वारा कार्यक्रम को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि मंदिर गिराने की जो घटना हुई वह जहांगीरपुरी की कार्रवाई का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया था। आम आदमी की जरूरतों से जुड़े मुद्दों के स्थान पर धार्मिक उत्तेजना फैलाने वाले विषयों को चुनकर जिस तरीके की बहस आजकल मीडिया चैनलों पर आयोजित की जाती है, उनमें जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, उन्हें देखकर सुनकर यही समझ में आता है कि मीडिया संस्थानों ने सांप्रदायिक विद्वेष और नफरत फैलाने के काम की सुपारी ले रखी है। मोदी के शासनकाल में आने के बाद भारत प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में 150वें स्थान पर पहुंच गया। प्रेस की आजादी के मामले में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और श्रीलंका से भी पीछे खिसक गया है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत को भी मीडिया वालों को आगाह करना पड़ गया कि ऐसा कुछ ना दिखाया जाए जिससे जन भावना आहत हो और उससे कुछ दंगे भड़के। परंतु मीडिया भी मोदी सरकार की योजनाओं के गुणगान करती ही रहती है और धार्मिक विद्वेष को दिखाने से हिचकती बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से भारत में धार्मिक हिंसा, मंदिर मस्जिद विवाद पर कुछ ज्यादा ही दिखाया जा रहा है, जबकि वह मुद्दे ना के बराबर हैं। मुद्दे ये गौण हैं, पर उनको जनता के सामने ऐसे परोसा जाता है कि जनता उन्हें सच मान लेती है। देश की जनता और मीडिया के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। मनमोहन सिंह जी की छवि प्रेस ने ना बोलने वाले की बना रखी थी, अर्थात गूंगे प्रधानमंत्री की। कुछ समय पूर्व मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी अपने शासनकाल के दौरान आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता नहीं था, परंतु शायद मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। देश का इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा साथियों, जो प्रधानमंत्री देश की मीडिया के सामने आकर सीधे वाद और संवाद नहीं कर सकता। देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका। 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो वो है मोदी जी। उद्योगपति और मीडिया मालिकों का छोटा सा समूह भी अगर ठान ले तो बड़े से बड़े राजनीतिक पार्टी के लिए उसके लाखों कार्यकर्ताओं की मन स्थिति को खत्म करके उन्हें एक ऐसे अनियंत्रित भीड़ में बदल सकता है जो स्थानीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की आवाज बनकर देश में मौजूदा सत्ताधीशों की तानाशाही को उखाड़ फेंक सकते हैं। आश्चर्यजनक यह भी है कि जिस मीडिया की नकारात्मक भूमिका के चलते दंगे भड़क रहे हैं और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोषों की जान जा रही है, वही मीडिया बाद में पुलिस और प्रशासन से सवाल करता नजर आता है, उनकी आलोचना करता नजर आता है कि वह नफरत फैलाने वाली घटनाओं को रोकने में पूरी तरह अक्षम साबित हुए। इससे आम जनता में उनका विश्वास बना रहता है। जनता को भ्रम हो रहा है कि चैनलों द्वारा जो कुछ भी अप्रिय नफरत फैलाने वाली घटना दिखाई जा रही है वह एंकर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। उसके लिए एंकर अकेला दोषी है, किंतु एंकर तो सिर्फ एक कठपुतली है। कभी भी यह बात बाहर नहीं आ पाई कि नफरत की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है और कौन इसको निर्देशित कर रहा है, इसको किसका निर्देशन प्राप्त है। अभी यह भी तय होना बाकी है कि मीडिया संस्थानों द्वारा स्वेच्छा से अपनी आजादी सत्ता के हाथों में सौंप देना और सत्ता द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के बीच कितना फर्क रह गया है। मोदी का अघोषित आपातकाल अपने 8वें साल में है और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ हमले बढ़ने के हर संकेत दिए जा रहे हैं। बातों का समय अब नहीं बचा, समय बीत चुका है। भारत का लोकतंत्र जो कि लोगों का तंत्र था, अब दिन दहाड़े अपना दम तोड़ता नजर आ रहा है। फिर भी इसको खत्म हो जाना अपरिहार्य नहीं है।
प्रेस को घेरा जा रहा है, लेकिन उसमें अड़िग होकर खड़े होने के तरीके खोजने चाहिए। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे दर्ज करें और उस हर पत्रकार और मीडिया संस्थान के साथ एकजुटता से अपनी आवाज उठाएं जिसको निशाना बनाया जा रहा है। मैंने आज प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जितने भी बातें बोली, जितना भी कुछ आपको बताया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए नतमस्तक होकर क्षमा मांगता हूं। परंतु जितनी भी बात मैंने बोली वह अपने आप में आप सोच कर देखें तो आपको सत्यता का पता चल जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाएं और देश की सत्ताधीश सरकार की असलियत देश की जनता के सामने ला सके। असल में वही प्रेस की स्वतंत्रता होगी। जय हिंद।